हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। IBPS PO मेंस और SBI PO प्रीलिम्स दोनों एग्जाम के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका एग्जाम क्लियर हुआ होगा, तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स खत्म हो गए। अभी रिसेंटली LICAA का नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है एंड ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। पिछले एग्जाम्स जो भी आपके क्वालिफाई नहीं हुए, आपको उसमें से देखना है कि कहाँ पे आप वीक रह गए, कौन से सेक्शन में आप वीक रह गए जिस वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। और अब आपको आने वाले टाइम में अपने वीक एरियाज पे काम करके आगे आने वाले सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LICAA आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। इसका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 17 फरवरी को होने वाला है और मेन्स एग्जाम उसके 1 मंथ बाद होगा। तो अभी हमारे पास प्रीलिम्स के लिए 1 महीने का टाइम है। अब 1 महीने में इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो LICAA प्रीलिम्स एग्जाम में भी 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश की खाली आपको सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है। उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ आती है वो आपकी क्वांट्स और रीजनिंग के बेसिस पे आती है और उसके बेसिस पे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि क्वांट्स और रीजनिंग की वेटेज ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो हमें क्वांट्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका क्वांट्स और रीजनिंग में कोई एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा सेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें आपको एम करना है 30+ मार्क्स का। जो आपका दूसरा सेक्शन है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें आपको एम करना है 25+ मार्क्स का। इतने मार्क्स का आपको एम करना जरूरी है, तभी जाके आपकी फाइनल कट ऑफ क्लियर हो पाएगी। ये तो आपके टारगेट्स हो गए। अब इनको अचीव कैसे करना है, पहले मैं आपको स्टार्टिंग 10 डेज का प्लान बता देता हूँ। क्वांट्स में आपको अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों टॉपिक्स के 30 क्वेश्चन ईच करने हैं। मतलब 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, 30 क्वेश्चन नंबर सीरीज के और 30 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके बाद आपको 5 सेट DI करनी है। अब ये जो 5 सेट आप DI करोगे ये आपकी PO प्री लेवल की ही होनी चाहिए और पांचों अलग अलग टाइप की DI होनी चाहिए। सेम टाइप की DI के 5 सेट नहीं करने, अलग अलग टाइप की DI करनी है। और इसके साथ आपको अरिथमेटिक का हर रोज एक टॉपिक करना है, एक टॉपिक की रिवीजन करनी है और उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आप हर अरिथमेटिक के टॉपिक के करोगे तो आपकी अरिथमेटिक भी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप मान लो कि आप प्रीलिम्स में बिना अरिथमेटिक के क्वालिफाई कर भी लेते हो तो आपको मेंस में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक पूछा जाएगा और उसमें आपको अच्छे स्कोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से आप अगर अरिथमेटिक का बेस बना के चलोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी बाद में। इसीलिए हर रोज आप एक टॉपिक उठाना है अरिथमेटिक का, उसके कंसेप्ट सीखना, उसको रिवाइज कर लेना और उसके बाद उसके 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये आपका रहने वाला पहले 10 दिन का प्लान क्वांट्स के केस में। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको 4 सेट पजल करनी है और 4 सेट सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। ये चारों सेट जो होंगे ये भी अलग अलग टाइप के होने चाहिए। सारे टाइप जो है वो PO प्री लेवल के ही रखना, ज्यादा हाई लेवल नहीं जाना। 35 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से ही आते हैं, तो काफी ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं ये दोनों टॉपिक्स। तो इसीलिए एटलीस्ट 4 सेट आपको हर रोज लगाने हैं, 4 पजल के और 4 सीटिंग अरेंजमेंट के। इसके बाद बच जाते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स। तो सिलॉग्स के भी आप 20 क्वेश्चन हर रोज करो, इनइक्वालिटी के भी 20 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 सेट, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 सेट और डायरेक्शन सेंस के भी 2 से 3 सेट। इस तरह से आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। जब आप 10 दिन तक इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 दिन के बाद आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे और आपकी स्पीड भी काफी इंप्रूव हो चुकी होगी। अब देख लेते हैं इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आप प्रिपरेशन करो ही ना। हो सकता है आप QR बहुत अच्छा करके आ जाओ लेकिन इंग्लिश आप सेक्शन भी क्वालिफाई ना कर पाओ, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इंग्लिश में एटलीस्ट आपको हर रोज एक सेक्शन टेस्ट लगाना है। इसके साथ आपको 2 RC सॉल्व करनी है और इसके साथ मिसलेनियस टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक उठाना है, जैसे कि क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, फिलर्स एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स होते हैं, इनमें से आपको एक दिन कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस। ऐसे ही नेक्स्ट डे आपको कोई दूसरा टॉपिक उठाना है, उसके 30 क्वेश्चंस। इस तरह से आपको 10 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। 2 सेट RC के आपको हर रोज सॉल्व करने हैं और एक सेक्शन टेस्ट तो आपको हर रोज सॉल्व करना ही करना है। इस तरह से आपकी इंग्लिश की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ पहले 10 दिन में ही आपको हर रोज एक फुल लेंथ मॉक भी करना है। फुल लेंथ मॉक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से एग्जाम का प्रेशर होता है, और मॉक्स करके ही आपको पता चलेगा कि आप कौन से सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कौन से में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। हो सकता है ऐसा हो जो आपका बेस्ट सेक्शन है जिसमें आपको 30+ मार्क्स एम करने हैं, उसमें आपके 25 ही मार्क्स आ रहे हो और ये कंसिस्टेंटली आ रहे हो, तो आपको 10 दिन के बाद पता चल जाएगा कि आपको इस सेक्शन पे काम और करना है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो आपका वीकर सेक्शन है जिसमें आपको 25 मार्क्स के अराउंड एम करना है, उसमें आपके 20 मार्क्स ही आ रहे हो, तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक्स दोगे कंटिन्यूअसली। हर रोज आपको एक मॉक देना है अभी से लेके 10 दिन तक। जैसे ही आपके 10 दिन खत्म हो जाएंगे तो आपको डे 11 से एग्जाम डे तक आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जहां पे आपके जो मार्क्स हैं जो आपने पहले सोचे थे वो अचीव नहीं हो रहे।
फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉन्गर सेक्शन में आपके 25 मार्क्स ही आ रहे हैं, 30+ मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप उस स्ट्रॉन्गर सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक में आपको वीकनेस लग रही है आप उसको अलग से प्रैक्टिस करो, और उस पर्टिकुलर सेक्शन का एक सेक्शन टेस्ट भी लगाओ अलग से। ये आपको करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। और हो सकता है कि आपके दोनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन ऐसा हो जिसमें आप उतने मार्क्स अचीव कर रहे हो जितने आपने सोचे थे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो 30+, और अगर वीक सेक्शन है तो 25 के अराउंड। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इसके बाद आपको अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सेक्शन मॉक देना है, और जो बचा हुआ टाइम है वो आपको दूसरे सेक्शन को देना है जिसमें आपके मार्क्स पूरे नहीं आ रहे। तो इस तरह से आपको आगे की डेज प्लान करने हैं, और उन दिनों में भी आपको हर रोज एटलीस्ट 2 मॉक करने ही करने। लास्ट के 20 दिनों में अगर आप 2 मॉक हर रोज नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप उस लेवल तक ना पहुंच पाओ जिससे कि प्री क्वालिफाई हो जाए। इसीलिए लास्ट के 20 दिनों में आपको हर रोज 2 मॉक करने ही करने, और जिस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इसको फॉलो करना है। अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो कर ली तो आपका LIC WO प्रीलिम्स एग्जाम पक्का क्वालिफाई होगा। इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट अलग से बैठना और सोचना कि आपके IBPS PO प्रीलिम्स में क्या वीकनेस रही, SBI PO प्रीलिम्स में क्या वीकनेस रही। अगर आपके वो एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुए तो किस वजह से नहीं हुए, उसके मार्क्स भी आपको दिख गए होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन में आपने ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे और एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए, और कौन से सेक्शन में आपके अटेम्प्ट ज्यादा थे लेकिन मार्क्स कम आए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कंसेप्ट्स वीक हैं या फिर आपने रियल एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की जिस वजह से आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए। तो ये चीज आपको एनालाइज करनी है। जब आप ये चीज एनालाइज कर लोगे तो अब से जो आप LIC के प्रीलिम्स के मॉक लगाओगे उसमें आपको वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। अगर आपको ये पता है कि आप सिली मिस्टेक्स करते हो तो मॉक्स में भी ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स में आपके कंसेप्ट्स वीक हैं तो आप अभी से जो प्रैक्टिस करोगे उन कंसेप्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएं और आप आगे आने वाले सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।